नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गेस्ट पर। हम आपके लिए लेके आए हैं जीके के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि दिल्ली पुलिस में आगे के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर आप दिल्ली पुलिस के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि कांस्टेबल, एचसीएम, एडब्ल्यूओ, टीपीओ और ड्राइवर में, तो यह बूस्टर सीरीज आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। इसमें हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो अभी तक के एग्जामों में एसएससी के द्वारा दिल्ली पुलिस में पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया है। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को देख लेते हो तो आपके काफ़ी नंबर इंक्रीज होने की पूरी संभावना है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। इससे पहले भी हमने एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों की एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, ओमनी एक्टिव हेल्थ टेक्नोलॉजी ने 2024 में इनोवेट बायोलाइफ का अधिग्रहण किया है। इनोवेट बायोलाइफ किसके लिए जाना जाता है? तो पूछा है इनोवेट बायोलाइफ किसके लिए जाना जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, यानी वानस्पतिक स्वास्थ्य समाधान के लिए इनोवेट बायोटेक यानी बायोलाइफ को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, इनोवेट बायोलाइफ, जो कि वानस्पतिक स्वास्थ्य समाधान के लिए बनाई गई है। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हिस्ट्री से क्वेश्चन है। पूछा गया है, नाना साहेब का मुख्य सेनापति यानी कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहेब के, जो कि कानपुर के स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उनके मुख्य सेनापति कौन थे? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, यानी नाना साहेब के मुख्य सेनापति की बात करें तो वैसे तात्या टोपे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तात्या टोपे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सभी के सभी दिल्ली पुलिस के जीके जीएस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आगे के एग्जामों में आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, गरीबी क्या होती है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और कौन से पैमाने को हम गरीबी का नाम दे सकते हैं। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी भोजन, वस्त्र, आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थता, यानी जो मनुष्य को मूलभूत आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति न हो पाए तो हम उसे गरीबी का नाम दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी जो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने में असमर्थ होते हैं उसे हम गरीबी का नाम दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा है, भारतीय रेलवे के ट्रैक की चौड़ाई के आधार पर बड़ी लाइन यानी ब्रॉडगेज में रेल की पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो पूछा है ब्रॉडगेज की बीच की दूरी कितनी होती है। तो ब्रॉडगेज की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 1.676 मीटर इसकी बीच की दूरी होती है, यानी ब्रॉडगेज के पटरियों के बीच की दूरी 1.676 मीटर होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत में नगद आरक्षित अनुपात यानी CAR डैश है, यानी अक्टूबर 2024 की स्थिति में नगद आरक्षित अनुपात कितना है? तो उसके बारे में आपसे पूछा है। तो इसमें से इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, यानी 4.5% भारत का अक्टूबर 2024 तक CAR नापा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4.5%। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे एक साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसी के आधार पर हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन है, चुंबकन का मात्रक डैश होता है। तो इनमें से कौन सा है जो चुंबकन का मात्रक होता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, एम्पियर बटा मीटर, जो कि चुंबकन का मात्रक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, एम्पियर बटा मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वह नदियों से रिलेटेड है, तो इसलिए हम नदियों से एक क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें पूछा है, कौन सी प्रमुख नदी प्रायद्वीपीय पठार को
दो भागों में विभाजित करती है। तो प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी नर्मदा नदी है, जो कि प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभक्त करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नर्मदा नदी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस जेट प्रवाह यानी उच्च भार पवन की दक्षिणी शाखा उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? यानी कौन सी जेट प्रवाह है जो कि भारत में शीत ऋतु को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है शीत ऋतु लाने के लिए भारत में? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और इसमें सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 यानी उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट प्रभाव, जो कि भारत में शीत ऋतु को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट प्रवाह है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है सूफी संतों की पुण्यतिथि को डैश भी कहा जाता है और इसे सामान्यतः संबंधित संत की दरगाह या मज़ार का पर भी मनाया जाता है। तो जो सूफी संतों की पुण्यतिथि है तो उसे हम किस नाम से बनाते हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो हमें उसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 2 यानी सूफी संतों की जो पुण्यतिथि है उसे मुस्लिम में उर्स के नाम से मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उर्स के रूप में उसे मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है अशोक के शासन के दौरान गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो अशोक के समय गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और इसमें से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी अशोक के टाइम में गुप्त साम्राज्य की राजधानी उज्जैन में स्थित थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 उज्जैन में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि उस निकाय के लिए संरक्षित रहती है जिस पर कोई संरक्षित बल यानी कंजर्वेटिव फोर्स लगता है? तो वह कौन सा है जिसके लिए संरक्षित रहती है और जिस पर संरक्षित बल लगता है? तो वह कौन सी राशि है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है और इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 यानी कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है, जिसमें कोई भी राशि होती है उसके निकाय के लिए संरक्षित रहती है जिस पर कोई संरक्षित बल लगा होता है। तो सही जवाब हो जाएगा कुल यांत्रिक ऊर्जा। तो 1 नंबर इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है खान अब्दुल गफ्फार खान को जिन्होंने रेड शर्ट्स नामक अहिंसक क्रांतिकारी के संगठन की स्थापना की थी, जिसे हम हिंदी में लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, तो वह डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो हम पूछा है खान अब्दुल गफ्फार खान को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी इसे हम फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने रेड शर्ट्स यानी लाल कुर्ती आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 फ्रंटियर गांधी। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जिसमें पूछा है 1917 में एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू के साथ मिलकर किस आयरिश महिला ने महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए मद्रास के अड़ियार में वीमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो पूछा है वीमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 यानी मार्गरेट केनिजिस के द्वारा वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात करें वुमेन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो यह मद्रास में इसकी स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मार्गरेट कजिन्सन के द्वारा कजन के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रारंभिक आर्थिक नियोजन में व्यापक रूप से अपनाई गई किस रणनीति का उद्देश्य विदेशी निर्भरता को कम करना था और उस औद्योगिक नीति का एक महत्वपूर्ण विशेषता भी कौन सी उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। इसमें पूछा है भारत के प्रारंभिक आर्थिक नियोजन में
व्यापक रूप से अपनाई गई थी। किस रणनीति का उद्देश्य विदेशी निर्भरता को कम करना था और यह औद्योगिक नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता भी थी। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और इसमें सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, यानी आयात प्रतिस्थापन पर जोर दिया गया था, जो कि औद्योगिक नीति के लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता थी और विदेशी निर्भरता को कम किया गया था आयात प्रतिस्थापन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इकोनॉमी से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी के आधार पर हम इस क्वेश्चन को लेके आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी से संबंधित है। तो पॉलिटी से 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी के आधार पर हम यह क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 52वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो 5 × 2 जो कि 10 होता है, तो हम 10वीं अनुसूची को इस तरह याद रख सकते हैं। और 10वीं सूची में बात करें तो किसको जोड़ा गया था, तो दल बदल कानून को जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है किस प्रकार की गरीबी को सामान्यतः अपर्याप्त आय का प्रमाण माना जाता है। तो अपर्याप्त आय का प्रमाण कौन सी गरीबी को माना जाता है, तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी पूर्ण गरीबी को मुख्यतः अपर्याप्त आय का परिमाण माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, पूर्ण गरीबी को। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, यानी पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में किया गया था, तो उसी के माध्यम से 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों के लिए प्रदान नहीं किया गया है। यानी कौन सा ऐसा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है जो भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों के लिए प्रदान नहीं किया गया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी आजीविका के लिए पर्याप्त साधन यह भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आजीविका के लिए पर्याप्त साधन जो कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है अक्टूबर 2024 में भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE ने कौन सी उपलब्धि हासिल की है। तो NSE की बात करें जो कि भारतीय शेयर मार्केट का एक माध्यम है, जो इसके द्वारा कौन सी उपलब्धि अक्टूबर 2024 में हासिल की गई है। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, यानी 20 करोड़ क्लाइंट कोड इसने प्राप्त किए हैं। तो यह NSE ने सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 20 करोड़ क्लाइंट कोड। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा है किस अंतर्राष्ट्रीय पहल का लक्ष्य 2030 तक 1000 बिलियन का सौर ऊर्जा निवेश जुटाना है। तो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसका लक्ष्य 2030 तक 1000 बिलियन सौर ऊर्जा निवेश जुटाना है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का यह लक्ष्य है कि 2030 तक 1000 बिलियन सौर ऊर्जा निवेश उनको जुटाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है अवैध सैन्य पुलिस के उस कैप्टन का नाम क्या था जिसे 1857 के विद्रोह के दौरान उनके भारतीय अधीनस्थों द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई थी। तो वह कौन थे जिन्हें सुरक्षा प्रदान की गई थी 1857 के दौरान। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, यानी
कैप्टन हर्षे को 1857 की विरोध के दौरान उनके भारतीय अधीनस्थों द्वारा उनकी सुरक्षा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कैप्टन हर्षे की। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है, ज्योतिबा फुले ने किस वर्ष लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था जो देश में लड़कियों का पहला स्कूल था? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा कौन से वर्ष में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, यानी 1848 में ज्योतिबा फुले के द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला गया था जो कि देश का पहला स्कूल माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, 1848 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी मध्य अंडमान, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देवी निशंभु सुदनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देवी निशुंभ सुदनी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, यानी इस मंदिर का निर्माण विजयालय के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विजयालय के द्वारा देवी निशुंभ सुदनी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पूछा है, स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, यानी मनु भाकर के द्वारा एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने का यह रिकॉर्ड बनाया है, जो कि पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक हासिल किए हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मनु भाकर के द्वारा। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2, यानी बूस्टर सीरीज का क्लास नंबर 2 थी, जिसमें हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को कवर किया है, जो कि दिल्ली पुलिस के आगे आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा नेक्स्ट पार्ट आपको सबसे पहले मिल सके। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।